कल हमने डिस्कस की थी टेक्निक्स, तो वो क्लियर है सबको? कुछ डाउट था उसमें? ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेक्निक डिस्कस की थी और टेस्टिंग टेक्निक। नाउ टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स टेक्निक सबको क्लियर है? व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। ठीक है, व्हाइट बॉक्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो डेवलपर्स करते हैं। ब्लैक बॉक्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि टेस्टर्स करते हैं। ब्लैक बॉक्स दो पार्ट में डिवाइड होती है, फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ठीक है। ओके। तो फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, इसको एक बार समझ लो। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको। ठीक है। कोई बता सकता है क्या होता है? क्या समझ में आया स्टार्टिंग में किसी को? भाई इसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। एग्जांपल्स एनीवन? ठीक। और जब हम फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं तो कस्टमर रिक्वायरमेंट नहीं, जरूरी नहीं है कि हर जगह कस्टमर हो। ठीक है। हाँ। ओके। टू टेस्ट दी फंक्शनैलिटी, जो भी फंक्शनैलिटी है ना इसकी, वेबसाइट की। जैसे लॉग इन करना इसे वेबसाइट, ऐड टू कार्ट में ऐड करना इसे एक्टिविटी, या इसे फंक्शनैलिटी, लॉग आउट करना इसे फंक्शनैलिटी। ठीक है। एंड जो फर्स्ट इसने बोला था नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस, यस। परफॉर्मेंस टेस्टिंग की वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर 100 यूजर एक साथ लॉग इन कर रहे हैं, या 1 लाख यूजर एक साथ लॉग इन कर रहा है, क्लियर है, तब उसमें सब अपने ही लॉगिन पे जाके एंटर कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कोई किसी और के लॉगिन में चला जा रहा है। ठीक है। कोई वीडियो है जैसे यूट्यूब हम ओपन करते हैं, लाइक करते हैं, तो 1000 लोगों ने एक साथ लाइक किया है, वो प्रॉपर काउंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? ठीक है, लाइक हो रहा है, सब फंक्शनैलिटी। लेकिन जब 1 लाख यूजर लाइक कर रहा है तो वो परफॉर्मेंस का पार्ट है। इज दिस क्लियर? तो हम जो इसमें सीखते हैं बेसिकली फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है। फंक्शनल टेस्टिंग क्लियर है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्लियर है। ठीक है। फंक्शनल टेस्टिंग यूज टू वेरीफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेयर द फंक्शन इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड। जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चीजें वर्क कर रही हैं नहीं कर रही हैं, फंक्शनल टेस्टिंग। जो अभी तक हम कर रहे थे वो सब फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट, जो रिक्वायरमेंट समझ रहे थे, ठीक है, और टेस्ट केस लिख रहे थे, द ऑल पार्ट ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग ऑल्सो कॉल्ड है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट की जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बराबर है या नहीं है, वो हमें चेक करना होता है। वो कैसे आ रहा है हमें मतलब नहीं होता। ठीक है। गोल ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग। अब इसमें आप क्या क्या चेक करते हो? एंट्री फंक्शंस, अननेसेसरी यूजेबल फंक्शन, फ्लो ऑफ स्क्रीन जीयूआई। फंक्शनल टेस्टिंग डिस्प्ले द एरर मैसेज। अब आप स्क्रीन पे जो भी चेक करते हो एंट्री लेवल फंक्शंस, प्राइमरी एंट्री फंक्शन की वेबसाइट का जो फंक्शंस है, जैसे मैंने बताया था, लॉग इन करना, लॉग आउट करना, नेक्स्ट पेज में जाना, लिंक्स का काम करना, ये सब प्राइमरी एंट्री फंक्शंस हैं। ठीक है। अनयूजेबल फंक्शंस नहीं होने चाहिए। फ्लो ऑफ स्क्रीन, फ्लो ऑफ स्क्रीन मतलब हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जा रहे हैं, दूसरे से तीसरी जा रहे हैं, तो वो फ्लो कैसा है, और उन फ्लोस में डेटा ट्रांसफर होता है। डेटा ट्रांसफर मतलब आप एक स्क्रीन से जा रहे हो, ऐड टू कार्ट से चेकआउट में, ऐड टू कार्ट में जो आइटम्स ऐड किए हैं वो चेकआउट पेज में भी पहुंचे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि वहां से दूसरे पेज में डेटा ट्रांसफर होता है, ये याद रखिएगा। क्लियर? डेटा ट्रांसफर प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपको चेक करना होता है। क्लियर? जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो हम वेबसाइट को देख रहे हैं ना, वो होता है जीयूआई। जैसे सीएमडी पे हम, जैसे हम कभी काम करते थे, ये सीएमडी हो गया। ठीक है। ये, इसमें जीयूआई नहीं, इसमें क्लिक नहीं कर सकते। इसमें अगर मुझे आईपी देखना है तो आईपी की कमांड लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये कमांड बेस्ड है। यूआई होता है, कमांड बेस्ड होता है।
ठीक है, GUI मतलब ग्राफिकल बेस्ड, जहाँ पे आपको चीजें दिखाई दे रही है, जैसे ये है, मैं बटन पे दबा रहा हूँ तो ये काम कर रहा है, तो मुझे इसके लिए कमांड नहीं लिखनी पड़ रही। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो CUI बेस्ड होते हैं, जहाँ पे आपको कमांड लिखनी पड़ती है। क्लियर। तो GUI बेस्ड एप्लीकेशन, वहां पे मुझे स्क्रीन का फ्लो भी चेक करना होता है। ये क्लियर हो गया। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग? प्रोसेस सेम है। टेस्टर वेरीफाई द रिक्वायरमेंट, एनालाइज करता है, डिजाइन करता है टेस्ट केस, डॉक्यूमेंट करता है, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में एंट्री करता है, अपने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करता है, अपनी कवरेज को चेक करता है और डिफेक्ट को मैनेज करता है। बट डिफेक्ट लॉगिंग पढ़ेंगे थोड़ी सी, और इसकी भी साइकिल पढ़ेंगे अभी आगे। क्लियर। फंक्शनल टेस्टिंग, रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करना, टेस्ट प्लान जो आपको मिलेगा उस पर वर्क करना, अपने टेस्ट केस डिजाइन करना, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में एंट्री करना, एग्जीक्यूट करना अपने टेस्ट केस को एनालाइज करना और डिफेक्ट को मैनेज करना। डिफेक्ट मैनेजमेंट अभी सीखेंगे हम। क्या क्या, व्हाट टू टेस्ट, फंक्शनल टेस्टिंग, बेसिक यूजेबिलिटी, अभी जो हमने यहाँ पे एक लाइन में पढ़ा था, ये सारे फंक्शन, चार चीजें आपको बेसिकली चेक करनी है। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मतलब कि अगर ये फीचर, जब यूज केस हमने कल पढ़े थे, कि ये फीचर अगर आपको, सपोज कोई पेड यूजर है, उसके पास 10 फीचर आने चाहिए उसके स्क्रीन पे, तो क्या वो 10 के 10 फीचर को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये भी चीजें चेक होती है। बेसिक यूजिबिलिटी, जो फंक्शंस हैं, फंक्शनैलिटीज हैं वेबसाइट की, ठीक है, यूजर कैन इजिली नेविगेट विदाउट एनी डिफिकल्ट टू स्क्रीन। मेन लाइन फंक्शंस जो काम करें वेबसाइट के, एरर्स, कंडीशंस, एरर आ रहा है किस कंडीशन पे आ रहा है, और जो एरर का प्रॉम्प्ट है, एरर जैसे हमने टेस्ट केस में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो एरर मैसेज आ रहा है वो किस कंडीशन पे आ रहा है, कैसा आ रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो प्रॉपर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर रेड स्क्रीन आ गई और लिखा हुआ आ गया एरर मैसेज, तो उसे स्पेसिफाई नहीं होता कि क्या गड़बड़ है। सपोज आपने फॉर्म भरा, उसमें 10 चीजें रॉन्ग थी, आपने सबमिट करने गए, समथिंग रॉन्ग, अगर समथिंग रॉन्ग आएगा तो फिर यूजर को समझ में नहीं आएगा कि क्या गलत हो गया, तो वहां पे आना चाहिए कि आपका यूजर पासवर्ड आपने जो क्रिएट करने की कोशिश की है वो गलत है, या आपने जो डेट डाली है वो गलत है, फॉर्मेट ठीक नहीं है, एरर कंडीशन स्पेसिफाई करना होता है, और ऐसा टेस्टर वो आपको चेक करना है। क्लियर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, टेस्ट केस, बेसिक यूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, मेन लाइन फंक्शंस काम करने चाहिए, एरर कंडीशन। बेसिक यूजेबिलिटी मतलब डिजाइनिंग पार्ट की डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है उस वेबसाइट को यूज करने में। क्लियर। अब फंक्शनल, अब फंक्शनल टेस्टिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, और हमें क्या क्या टेस्ट करनी होती है। सपोज ये जो पोर्शन है ना, रिलेटेड है, आपने टेस्ट केस लिख लिए, ठीक है, 100 टेस्ट केस लिख लिया आपने, और आप टेस्टर हो, ठीक है, साइड में डेवलपर है, इसको समझना कैसे काम होता है। ठीक है, इससे पहले रिक्वायरमेंट आएगी, सपोज रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है, 3 न्यू फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है, 3 न्यू फंक्शंस ऐड करने, सपोज अभी पेमेंट गेटवे नहीं है, पेमेंट गेटवे ऐड करना है, फीडबैक फॉर्म नहीं है, फीडबैक फॉर्म वेबसाइट में ऐड करना है, पेमेंट, फीडबैक, और ऑनलाइन ट्रांसफर करने का भी ऑप्शन देते हैं कि आप पेमेंट कर सकते हो, या पेमेंट में आ गया, QR स्कैन करके भी आप कुछ कर सकते हो, बैंकिंग के भी कुछ टर्म्स कर सकते हो, सपोज एक टिकट बुक कर सकते हो, टिकट बुकिंग का आ गया आगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में 3 न्यू फंक्शंस ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, पेमेंट, फीडबैक, ये रिक्वायरमेंट है। तो जो डेवलपर की टीम है, ये वन बाय वन रिक्वायरमेंट आएगी, कि पेमेंट की रिक्वायरमेंट आएगी पहले, कि पहले हम पेमेंट वाला फीचर पिक करेंगे, ठीक है, पेमेंट फीचर को पिक किया गया, इसकी रिक्वायरमेंट को स्टडी किया गया, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, इसमें डेवलपर भी थे, टेस्टर भी थे, और फिर काम स्टार्ट कर दिया गया। वो कैसे करते हैं एजाइल में मैं बताऊंगा, क्योंकि समझ लो कि रिक्वायरमेंट आई, वर्क आ गया,
तो डेवलपर ने दे स्टार्ट राइटिंग कोड, टेस्टर स्टार्ट राइटिंग टेस्ट केसेस। ठीक है। जब डेवलपर्स ने, अब यहाँ पे डेवलपर नहीं है, डेवलपर्स हैं। एक डेवलपर नहीं होता है, बहुत सारे डेवलपर होते हैं। ठीक है, सपोज 10-20 डेवलपर हैं, सब कोड अपनी अपनी मशीन में कर रहे हैं, अपने अपने लैपटॉप में कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, अपने अपने लैपटॉप में करते हैं। फिर एक बिल्ड सर्वर होता है, एक रिपोजिटरी होती है, जहाँ पे अपना सारा कोड पुश कर देते हैं। या तो गिट होता है, बिट बकेट सर्वर होता है। ठीक है, उस पर नहीं जाना है टेक्निकल पार्ट पे। वो अपना सारा कोड एक डेव सर्वर, उनका एक सर्वर है, उस पर पुश कर देते हैं। तो बोलते हैं पुश करना। ठीक है, पुश करना है टेक्निकल वर्ड। अभी इंग्लिश का वर्ड लग रहा है, लेकिन कोड को पुश और पुल किया जाता है। पुश करना मतलब उन्होंने कोड को पुश कर दिया एक रिपोजिटरी में, गिट की या बिग बकेट सर्वर की। क्लियर। तो एक सर्वर बना रखा है, उसमें वो कोड उन्हें पुश कर दिया। कोड पुश क्यों किया, क्योंकि वो चाहते थे उन सबका कोड मर्ज हो जाए यहाँ पे। मर्ज मतलब, क्योंकि हो सकता है कुछ कोड इसने किया हो पेमेंट वर्क में, इसने यूआई डिजाइन किया हो, इसने एपीआई का इंटीग्रेशन किया हो, किसी ने डेटाबेस बनाया हो। ठीक है, किसी ने उनको मर्ज किया होगा। तो उन्होंने अपना सारा कोड इस वेब सर्वर पे भेज दिया। ठीक है। अब जब ये पूरा सेटअप हो जाता है, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, वो अपनी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करेंगे। क्लियर। वो अपनी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करेंगे, अपने कोड वो चेक करेंगे कि हमने ठीक किया। एक दूसरे का पीयर का भी चेक किया जाता है। फिर डेवलपर के जो सीनियर होते हैं, डेवलपर का कोड करते हैं। और वो अपने यूनिट टेस्ट केस लिखते हैं कि हम अपने एंड टू एंड यूनिट टेस्ट केस लिख रहे हैं, या इंटीग्रेट कर रखा है कहीं पे, तो अपने वो इंटीग्रेशन टेस्ट लिखते हैं। क्लियर। जब वो मेक श्योर हो जाते हैं कि जो हमारी ये कोड, पूरा कोड जो उन्हें मर्ज किया था वो सही चल रहा है, अपने एंड से वो क्लियर है, वो बहुत थोरोली टेस्टिंग नहीं करते हैं। ठीक है, उन्होंने जितना बनाया वो अपने कोड के हिसाब से चेक करते हैं। जब वो मेक श्योर कर लेते हैं कि हाँ हमें लग रहा है कि एक स्टेबल कोड है, इसको चेकिंग के लिए आगे भेजा जा सकता है, तो वो इस कोड को मर्ज करके इसकी बिल्ड बना के दूसरे सर्वर पर डाल देते हैं, जो होता है क्यूए सर्वर। क्लियर। क्यूए सर्वर पे आ जाती है, न्यू बिल्ड आ जाती है। न्यू बिल्ड मतलब एक न्यू सेट ऑफ कोड आ गया जो यहाँ पे था। तो यहाँ पे सपोज हमारी वेबसाइट थी, और प्लस प्लस क्या था, पेमेंट का कोड भी था यहाँ पे। ठीक है, एक बड़ा चेंज किया है, तो अब न्यू कोड में भी ये सारा कोड यहाँ पे आ गया। ये सर्वर अलग है, ये सर्वर अलग है। आप टेस्टिंग कहाँ करोगे, आप क्यूए सर्वर पे करोगे। वो क्या करेंगे, वो अपने कोड पे आगे स्टार्ट कर देंगे फीडबैक बनाना। ठीक है, अपना फीडबैक बनाएंगे, मर्ज करेंगे। क्लियर। ये चीज समझ में आ रही है। वो अपने सर्वर पे कुछ भी करते रहे, उन्होंने हमें बना के दिया, हमें टेस्टिंग यहाँ पे करनी है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि बिल्ड। तो न्यू बिल्ड आ गई। जब न्यू बिल्ड आती है, इससे पहले स्मोक टेस्टिंग होती है। स्मोक टेस्टिंग मींस कि आप इस बिल्ड को वेरीफाई कर रहे हो कि इस बिल्ड में क्या पेमेंट का कोड आ गया है या नहीं आया है। आप कोड को जाके चेक नहीं करोगे, आप वेबसाइट में जाके चेक करोगे क्या वहां पे पेमेंट लिंक लिंक एक्टिवेट हो गया है नहीं हो गया। सबसे पहले की जाती है स्मोक टेस्टिंग। ठीक है, अगर हम टेस्टिंग में जाएं, स्मोक टेस्टिंग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है बेसिकली। स्मोक टेस्टिंग includes only the basic functionality of the system. Smoke testing is a build verification testing. ये अब वर्ड समझ में आ गया, बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग का मतलब क्या है। स्मोक टेस्टिंग एम्स टू इंश्योर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन वर्क। जो बिल्ड है, उसमें जो नया कोड आया था वो वर्क है, उसको टेस्ट नहीं करना है, बस ये देखना है कि वहां पे वो कोड आ गया है, एक प्रॉपर टेस्ट केस उसका चल रहा है, एंड टू एंड पेमेंट हो रही है। अब इसको अच्छे से टेस्ट किया जाएगा, क्या वो टेस्ट करने लायक है, तो पहले बिल्ड को वेरीफाई किया जाता है। तो कभी आपसे कोई बोलेगा कि बिल्ड स्मोक टेस्टिंग करनी है और इस फंक्शन की करनी है, तो आप उसके एक दो मेन टेस्ट केस चला के देखोगे कि वो फंक्शन वहां पे है या नहीं है, वो एंड टू एंड वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। क्लियर है। पेमेंट क्यूआर से भी होता है, क्रेडिट कार्ड से भी होता है, डेबिट कार्ड से भी होता है, यूपीआई से भी होता है। आपको सब उस पर डिटेल में नहीं जाना है अभी।
आपको सिर्फ देखना है कि पेमेंट हो रही है किसी भी ऑप्शन की, पेमेंट का लिंक वहां पे एक्टिवेट हो गया है नहीं हो गया। दैट इज कॉल्ड स्मोक टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है? ये जो ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे थे ना, इट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। इंडिविजुअल कंपोनेंट और पार्टिकुलर कंपोनेंट को चेक करना, छोटे मॉडल को चेक करना, तो डेवलपर करके भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्ट को लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसमें स्मोक टेस्टिंग करते हैं। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, फिर आपको जब क्लियर हो जाता है कि हाँ न्यू बिल्ड आ गई है, आप आगे की टेस्टिंग प्लान कर सकते हो। फिर आप सैनिटरी टेस्टिंग करते हो। सैनिटरी टेस्टिंग, जो भी आपने टेस्ट केस लिखे थे यहाँ पे, जब हमने रिक्वायरमेंट समझी थी कि टेस्ट केस लिखे जाते हैं, तो आप अपने टेस्ट केस चला के देखते हो। ठीक है, आप चला के देखते हो, आप हाई लेवल सिनेरियो को एग्जीक्यूट करके देखते हो, कुछ पुराने बग्स थे जो सही होके आए होंगे उनको भी चेक करते हो, फंक्शनैलिटी को चेक करते हो। दैट इज कॉल्ड सैनिटरी टेस्टिंग। मतलब कि आप एक अपनी बिल्ड को प्रॉपरली चेक कर रहे हो। फिर अब इसमें जो भी आप चेक करते हो वो इसके अराउंड करते हो कि पेमेंट गेटवे से लिंक क्या क्या चीजें हैं। दैट इज कॉल्ड सैनिटरी टेस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट, रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग मीन्स कि आपने कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस किया और कोई बड़ा चेंज था। सपोज आपने यहाँ पे जैसे ये चेंज कर दिया पेमेंट वाला, पेमेंट का कनेक्शन मल्टीपल चीजों के साथ है। ठीक है, तो आपको उन अलग अलग चीजों को भी टेस्ट करना है। कि इस तरीके से समझो, सपोज ड्यूकेट ही है। ठीक है, ड्यूकेट में 15 रूम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, 10 रूम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और 10 रूम्स ग्राउंड फ्लोर पे हैं। सपोज 20 रूम्स हैं। हमने एक और रूम बना लिया, सपोज कम हो रहे थे इस जगह, हमने एक और रूम बना लिया, न्यू रूम ऐड कर दिया, न्यू रूम का बिल्ड आ गया। तो जो वर्कर था उसने कहा कि सर मैंने काम कंप्लीट कर लिया है, आप चेक कर लो। तो हम जाके देखेंगे, एक ओवरऑल देख रहे हैं। वो शाम को जाके जाते वक्त बोल रहा है कि सर मेरा काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है, या मैंने बिल्ड पहुंचा दी, मेरा काम डन है। वर्कर क्या है? कोडर है। तो हम सबसे पहले जाके क्या देखेंगे, एक स्मोक टेस्टिंग करके आएंगे, देख के आएंगे यार सारा काम सेटअप है या नहीं है। एक ओवरऑल टीवी पैनल लग गया है, बेंचेस लग गई हैं, लाइटिंग ठीक है। ठीक है, बट इसको बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। क्लियर। सैनिटरी टेस्टिंग कि मैं एक एक चीज जाके ऑन करके ऑफ करके देख रहा हूँ, बेंचेस पे बैठ के देख रहा हूँ या कहीं डिसबैलेंस तो नहीं है कोई बेंच। पैनल को चला के देख रहा हूँ करंट आ रहा है, सीपीयू को एक्टिव करके देख रहा हूँ, यूपीएस प्रॉपर है, फाइन लाइट चल रही है जैसा चलना चाहिए थी। सैनिटरी टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं। इज दिस क्लियर? मतलब उस रूम में इन डेप्थ टेस्टिंग करेंगे, उस फीचर की करेंगे जो नया फीचर आया होगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो हमने अब यहाँ पे सैनिटरी में क्या करें, सिर्फ रूम नंबर 21 की करें विच इज न्यू रूम। लेकिन जब हम इस न्यू रूम को ऐड कर रहे थे, तो उसने बताया कि जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो मेन जो पैनल है वहां से आती है। ठीक है, और डायरेक्टली मैं वायर नहीं खींच सकता, मुझे ये पैनल को चेंज करना पड़ेगा, जिसमें हो सकता है 20 रूम इफेक्ट हो, थोड़ी देर के लिए उनकी लाइट जाए, या उसमें भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो उसने एक नया पैनल लगा दिया 25 रूम्स का, ताकि आगे भी जाके काम आ जाए। और अभी हम फिलहाल 21 वाले रूम को यूज करेंगे। तो उसने मेजर चेंज कहाँ कर दिया? यहाँ कर दिया। कोड में भी ऐसा होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर था वो 20 को सपोर्ट करता था, हमें उसे इनहेंस किया, 25 कर दिया। तो जब हम अब न्यूज़ की चेक करेंगे सैनिटी के बाद, हमें इन पुराने की भी चेक करना पड़ेगा। पुराने की क्या हर चीज चेक करेंगे? नहीं। पुराने रूम में क्या हम लाइट्स को ऑन करके देखेंगे या फिर पैनल को भी ऑन करके देखेंगे? हमें मेक श्योर करना है कि इन रूम्स में लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट यहाँ हो सकता है। ये पुराने मॉड्यूल्स बने हुए हैं, कोड में मॉड्यूल्स होते हैं, पुराने मॉड्यूल्स बने हुए हैं, लेकिन हमने इसको चेंज करने के लिए
पुराने मॉड्यूल्स में चेंज किया जहां पे इम्पैक्ट जा रहा है। दिस इज क्लियर। तो रिग्रेशन टेस्टिंग की नए मॉड्यूल के साथ साथ, जो नया मॉड्यूल पास हो गया है इसके साथ साथ, तो हमें पूरे एप्लीकेशन को भी चेक करना है कि बाकी चीजें ठीक चल रही नहीं चल रही। ऐसा ना हो कि हमने इसको ऐड करने के चक्कर में यहाँ किसी एक आध रूम में गड़बड़ कर दी हो, उसका वायर लूज रह गया हो। ये चीज क्लियर है। इस टाइप की टेस्टिंग को कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग पूछी जाएगी। इट्स अ टाइप ऑफ अ टेस्टिंग कंसंट्रेट टू मेक श्योर दैट द कोड चेंजेस शुड नॉट साइड इफेक्ट द एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। रिग्रेशन का मतलब आपने कुछ जो नया चेंज है या कोई ऐसा डिफेक्ट था जो बहुत बड़ा था, उसको हमने ठीक किया, क्या उसके ठीक करने से इम्पैक्टेड मॉड्यूल्स में कुछ चेंज तो नहीं आया। Regression testing specify when bug arises in the system after fixing the bug on all parts are working or not. Regression testing focus on is there any impact on the system. So is this clear? This is called regression testing. Regression testing मतलब हमें सारे टेस्ट केस दोबारा चला के देखने पड़ते हैं। क्लियर? ठीक। स्मोक, सैनिटी और रिग्रेशन। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब हमने अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए हैं, उनको इंटीग्रेट करके चेक किया। व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स तो जनरल टर्म है। ठीक है। जब हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का ही पार्ट में आ जाता है। यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूएटी टेस्टिंग मींस कि ये टाइप ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग है, हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग कर रहे हैं। यूएटी मींस मैंने पहले ही बताया था, अल्फा और बीटा टेस्टिंग। पहले हम यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं, मॉड्यूल्स को मिला के देख रहे हैं, सैनिटी कर रहे हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, रिग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। जब सारी टेस्टिंग कर चुके होते हैं, फिर हम क्लाइंट को डेमो देते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग, कि हम सारी टेस्टिंग कर चुके हैं, एप्लीकेशन इज रेडी, आप चेक करो। तो जब हम डेमो दे रहे हैं क्लाइंट को, दैट इज कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग। यूएटी, यूए यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि हम यूजर से परमिशन ले रहे हैं क्या इस कोड को मर्ज कर दिया जाए सर्वर पे। क्लियर? देन बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग कौन करता है? रियल यूजर। तो जब एप्लीकेशन लाइव हो जाती है तो कुछ खास मेंबर्स को, अपने पैनल्स को या कंपनी के लोगों को सॉफ्टवेयर का एक्सेस दिया जाता है कि आप इसको यूज करो, उसका फीडबैक दो। इसको पब्लिक डोमेन में भेजने से पहले हम चाहते हैं कोई रियल वर्ल्ड यूजर भी इसको यूज करके देखें या फीडबैक करके फीडबैक दें। ये दैट इज कॉल्ड बीटा टेस्टिंग। तो जो हमारा कंसंट्रेट होता है ऐसे टेस्टर, हम कहाँ तक फोकस करते हैं? यूएटी तक। इसमें क्लियरली लिखा, यूएटी इज ए काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वेयर टू और मोर एंड यूजर विल बी इन्वॉल्व। एंड यूजर मतलब क्लाइंट आ गया हमारा। It is a type of software testing performed by the client to certify the system according to the requirement. The final phase of testing is a UAT before releasing the software to the market or production environment. जैसे मैं सर्वर बता रहा था ना, वेब सर्वर, क्यूए सर्वर। ठीक है। फिर उसके ऊपर रिग्रेशन सर्वर आता है, बहुत सारी कंपनी में रिग्रेशन सर्वर होता है, यहाँ पे सारा कोड मर्ज होता है, नया भी पुराना भी। रिग्रेशन से के बाद प्री प्रोडक्शन सर्वर, प्रोडक्शन को भेजने से पहले उसका क्लोन बना के हम प्री प्रोडक्शन में रखते हैं। फिर प्रोडक्शन सर्वर आता है, क्योंकि प्रोडक्शन सर्वर पे हम टेस्ट नहीं कर सकते, वो लाइव है। ठीक है। वहाँ पे डमी क्रेडेंशियल काम नहीं करते हैं। तो हम प्रोडक्शन का कॉपी करके प्री प्रोडक्शन सर्वर में सारा डेटा लेके आते हैं, वहाँ पे डमी डेटा से भी टेस्ट कर लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग मतलब अभी डिफेक्ट आता है, कोई भी। ठीक है। तो हम डिफेक्ट रेस करते हैं, अपने डेवलपर्स को बताते हैं, टीम को बताते हैं। ठीक है। और जब वो फिक्स होके आता है, तब हम उसको दोबारा टेस्ट करते हैं। सेकेंड टाइम टेस्ट करना इज कॉल्ड रीटेस्टिंग। ठीक है। डेटाबेस टेस्टिंग। डेटाबेस टेस्टिंग का मतलब होता है जो डेटाबेस बनाते हैं उनके डेटाबेस टेस्टर्स अलग से भी होते हैं, लेकिन क्यूए भी टेस्ट करता है। जैसे सपोज आपने कोई फॉर्म सबमिट किया, तो फॉर्म की जो वैल्यूज थी वो डेटाबेस में जाके सेव हुई नहीं हुई, वो आपको चेक करना होता है। ठीक है। तो उस डेटाबेस टेस्टिंग को भी हम मैनुअल टेस्टिंग का ही पार्ट समझते हैं, कि आपको एक डेटाबेस टेस्टिंग आनी चाहिए।
एडहॉक टेस्टिंग, एडहॉक टेस्टिंग मतलब जो हमने एरर गैसिंग वाली टेक्निक पढ़ी थी ना, उस टाइप की होती है। यहाँ पे कोई रूल नहीं होता। एडहॉक मतलब मोंकी टेस्टिंग, गोरिल्ला टेस्टिंग के एग्जांपल्स हैं कि आप क्या कर सकते हो। योर एम इज टू ब्रेक द सिस्टम, दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज कॉल्ड अनप्लान्ड एक्टिविटी, कि आप कुछ भी करके वेबसाइट पे एडहॉक टेस्टिंग करके देख रहे हो ताकि आप ब्रेक कर सको सिस्टम को, कैसे भी करके, क्योंकि जो एंड यूजर है वो नॉर्मल तरीके से तो यूज करेगा नहीं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। तो जो हमने टेस्ट के प्रॉपर फॉर्मेट में लिखे हैं, उसको ना यूज करके कुछ जगलिंग करके इधर उधर वेबसाइट में कुछ भी करके देख रहे हैं कि एप्लीकेशन ब्रेक हो जाए। क्लियर। इट डज नॉट फॉलो एनी टेस्ट डिजाइन और टू क्रिएट अ टेस्ट, इसके लिए हमें कोई टेस्ट केस लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। ये सिर्फ मैनेजर या कोई सीनियर है वो आपके एडहॉक टेस्टिंग करके देखते हैं कि आपने जो टेस्ट किया है वो ठीक है, कहीं से ब्रेक तो नहीं हो रहा है। इससे कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है, दैट इज कॉल्ड एडहॉक टेस्टिंग। एरर गैसिंग वाला पार्ट इसमें आता है। रिकवरी टेस्टिंग, रिकवरी टेस्टिंग कभी कभी इंडस्ट्रीज में होता है कि हम अपने सिस्टम को बैकएंड से खुद क्रैश करके देखते हैं कि अगर ये मार्केट में क्रैश हो गया तो हम कितनी जल्दी इसको अप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकवरी टेस्टिंग। ठीक है। स्टैटिक टेस्टिंग, स्टैटिक टेस्टिंग का मतलब होता है, एक होती है डायनामिक टेस्टिंग जहाँ पे हम टेस्टिंग करके देख रहे हैं, एक होता है स्टैटिक टेस्टिंग। तो ये जो बाकी टेस्टिंग थी, डेटाबेस टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, यूएटी, रिग्रेशन, ये सारी डायनेमिक है, ये हम कर करके देख रहे हैं। स्टैटिक टेस्टिंग मीन्स कि हम टेस्टिंग करके नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो टेस्टिंग प्रोसेस है, जैसे राइटिंग ऑफ टेस्ट केसेस, एग्जीक्यूटिंग ऑफ टेस्ट केसेस, तो जो हम टेस्ट केस लिख रहे हैं, क्या वो टेस्ट केस हम सही लिख रहे हैं, उसका रिव्यू कराना, ठीक है, उसका वॉक थ्रू कराना, उसको इंस्पेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक टेस्टिंग। कि हमारी टेस्टिंग अच्छी हो, उसके लिए हमने कुछ अप्रोच का फॉलो किया है। Without executing the actual code, this is to perform that early stage development to identify issues in the project, document multiple ways, review करो, walk through करो, inspect करो। ये सारे तरीके हैं, इसे बोलते हैं स्टैटिक टेस्टिंग। क्योंकि टेस्टिंग हो रही है लेकिन वेबसाइट पे नहीं हो रही, कोड पे नहीं हो रही, लेकिन हमारे प्रोसेस पे हो रही है। जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, टेस्ट केस लिख रहे हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, जो वॉक थ्रू कर रहे हैं, जो हम सारे प्रोसेस कर रहे हैं, वो प्रोसेस हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्लियर। कंपोनेंट टेस्टिंग इज a type of setting where testing is performed on the each component separately। ठीक है। यूनिट टेस्टिंग भी बोलते हैं इसको। अलग अलग कंपोनेंट है, कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट है कि फीडबैक फॉर्म है, तो कुछ नहीं दिया आपको, सिर्फ फीडबैक फॉर्म का लिंक दे दिया, आपको उसको टेस्ट करके देखना है। पेमेंट का लिंक दे दिया, क्या पेमेंट की एपीआई दे दी, सिर्फ आपको उसको टेस्ट करके देखना है। दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट टेस्टिंग, एक पार्टिकुलर कंपोनेंट को चेक करना। ग्रे बॉक्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है। नेक्स्ट, लोड, ये और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। हमने बात की परफॉर्मेंस को टेस्ट करना, इसमें लोड को टेस्ट किया जाता है, परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है, अकाउंटेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। ठीक है। इनके लिए कुछ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसे नहीं हो सकते। लोड को, सिक्योरिटी को, रिलायबिलिटी को, एफिशिएंसी को, परफॉर्मेंस को, इन सब चीज़ों को टेस्ट करना होता है। तो ये सारा नॉन टेस्टिंग का पार्ट है, इसको आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है। बट ये हमारे अभी उसका पार्ट नहीं है, तो मैंने लिख रखा है क्या क्या चेक करते हैं, तो आपको एक थोड़ा सा ओवरऑल। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग बार बार करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सिक्योरिटी में इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आते अगर हमने कोड चेंज किया है तो। लोडिंग कैपेसिटी में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता क्योंकि हमने कितनी रैम यूज़ की है, क्या कोड लिखे हैं, वो एक बार सेटअप हो गया तो वो हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो ये वाले टेस्ट केस है, ये बार बार चलते हैं। ठीक है। बार बार क्यों चलते हैं? क्योंकि कोड में चेंज आ गया। सिक्योरिटी में कोई चेंज, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। सिक्योरिटी वैसे हमने कोड चेंज किया तो सिक्योरिटी में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, बट कुछ हैवी आर्किटेक्चर को चेंज किया है तब यहाँ पे डिफरेंस आता है। जैसे कोई मैंने घर बनाया, घर बनाने में मैंने पंखा या फिर कोई रूम का सेटअप चेंज किया, तो मुझे ये सारे टेस्ट के चला के देखने पड़ेंगे कि ये यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था। उससे सिक्योरिटी की में, ओवरऑल सिक्योरिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कोई घर का आर्किटेक्चर या सेंसर लगे थे या बैंक का कोई आर्किटेक्चर था, वो चेंज नहीं किया है। क्लियर। ये जो एक बार कर लेते हैं तो इनफ होता है, बट ये सारी जो टेस्टिंग है ये बार बार होती है। जितनी बार कोड चेंज होगा उतनी बार ये टेस्टिंग होगी। तो आई होप ये क्लियर हुआ कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग्स हमें परफॉर्म करनी होती है। ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है, इसको थोड़ा डिटेल में बता रखा है कि कैसे यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम, यूएटी। यूनिट टेस्टिंग मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट को टेस्ट करना, फिर उन कंपोनेंट को मिक्स करके टेस्ट करना, अलग अलग ब्राउजर पे टेस्ट करना, अलग अलग
ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज करना, और फॉर यूएटी, यूएटी के लिए उसको भेजना। तो टाइप ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग, तो यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, नोट्स लिखे हुए। इंटीग्रेशन टेस्टिंग किस टाइप से, सिंगल सिंगल मॉड्यूल को चेक करेंगे, यूनिट टेस्टिंग, मल्टीपल मॉडल्स को चेक करेंगे तो इंटीग्रेशन। सिस्टम सिस्टम टेस्टिंग सिमिलर टू द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, मैंने बताया था प्री प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट मतलब जो लाइव है उसका ही कॉपी करके सर्वर बनाए जाते हैं कि जो लाइव डेटा वहां चल रहा है वही कॉपी करके आ जाए। तो आप उस इन्वायरमेंट पे अलग अलग चीजों को चेक कर रहे हो, या अलग अलग सिस्टम्स में चेक कर रहे हो, अलग अलग मशीन्स में चेक कर रहे हो। फिर फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग का पार्ट है ये, उसी की स्लाइड है फर्स्ट जो, मतलब उसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट, टेस्ट केस डेवलपमेंट, ठीक है। टेस्ट केस डेवलपमेंट में आपको पहले ही बता चुका हूँ, टेस्ट प्लान, जहाँ पे आपको ये सीखना पड़ता है, होता है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कोप, ऑब्जेक्टिव कि हम क्या चेक करने वाले हैं, कैसे चेक करेंगे, स्कोप कितना है, कितने फीचर्स हैं हमारे स्कोप में, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, कौन कौन से टेस्ट इन्वायरमेंट, कौन कौन से इन्वायरमेंट में टेस्ट करना है। इसमें मैंने डिफरेंट इन्वायरमेंट बताया आपको, क्यूए बताया, रिग्रेशन इन्वायरमेंट बताया, ठीक है। टेस्ट मेथोलॉजी कि हम कौन कौन सी टेस्टिंग करेंगे, मेथोलॉजीज बताई थी, यूनिट टेस्टिंग, टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग। टेम्पलेट टेस्ट के, टेस्ट केस जब हम बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से टेम्पलेट फॉलो करेंगे, तो वो सारा प्लान किया जाता है पहले, ठीक है। किस किस का एफर्ट लगेगा, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस किस को मिलेंगी, डिफेक्ट ट्रैकिंग कैसे करेंगे, टेस्ट डिलीवरी, ये सारा आपको पहले बताया जाता है कि हम ये पैटर्न का यूज करेंगे, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, मैनेजर बनाता है, ठीक है। और उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है प्रॉपर। फिर टेस्ट सिनेरियोस, टेस्ट सिनेरियोस और टेस्ट केस, यहाँ से समझो टेस्ट सिनेरियोस, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से टेस्ट सिनेरियोस ढूंढने पड़ेंगे, उनके टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे। देन रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स, रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले, इसको हमने प्रैक्टिकली करके देखा था। फिर आरटीएम मिलेगी, आरटीएम में जैसे जैसे टेस्ट केस आप लिखते जाओगे उसमें एंट्री करते जाओगे। क्लियर, आई होप ये सारी चीजें अब क्लियर होंगी सबको। किसी को किसी चीज पर डाउट है तो देखे ना। अब इसको मैंने प्रैक्टिकली इसलिए बता दिया था ताकि थ्योरी बताते समय आपको ये सब पता हो, क्योंकि मैं पहले थ्योरी बताता टेस्ट केस ऐसा होता है तो आपको वो समझ में नहीं आता। इसलिए एक बार आपने अगर एक दो बार प्रैक्टिकल कर लिया है, हमें टेस्ट केस लिख के देख लिए, टेस्ट सिनेरियोस लिख के देख लिए, तो आपको ये टर्म्स क्लियर होंगी कि टेस्ट प्लान क्या होता है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, टेम्पलेट क्या होता है, टेस्ट इन्वायरमेंट क्या होता है, फॉर एस्टिमेशन की कितना टाइम लगेगा। क्लियर, ये चीज क्लियर है सबको, यस और नो, किसी को डाउट है इसमें? स्कोप में कि ये हमारा, जैसे हमने कोई फीचर बनाया इंक्लूसिव, मतलब ये हमें करने हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव की हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। टेस्टिंग टेक्निक हम डिस्कस कर चुके हैं। टेस्ट मैनेजमेंट, तो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, टेस्ट प्लान बनाना, ठीक है, ये टेस्ट मैनेजमेंट। हाँ हेलो, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा एजाइल के टाइम, डेफिनेशन ऑफ रेडी, डेफिनेशन ऑफ डन, कि ठीक है वहां पे आपकी क्या एंट्री होगी कि कोई रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो रिक्वायरमेंट अभी इनकम्प्लीट है और आपको काम करने दे दिया गया, ठीक है, और आप कुछ सबमिट करने जा रहे हो, उसे बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ डन, कि आप कह रहे हो मैंने कर लिया है, करने का क्या क्या पैरामीटर है, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि आपने टेस्ट केस बना लिए हैं, क्या आपने डिफेक्ट लॉक कर लिए हैं, वो सारे डिफेक्ट पास हो गए हैं, क्या आपके टेस्ट सारे पास हो रहे हैं, तो एग्जिट क्राइटेरिया, ठीक है। तो मैं एजाइल में समझाऊंगा डेफिनेशन ऑफ रेडी और डेफिनेशन ऑफ डन, कि कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे एग्जिट, तो यहाँ पे मैं सिर्फ, हाँ, ठीक है। देखो अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं, इन्वायरमेंट समझ गए किस बात में, अगर हम बात करें इन्वायरमेंट क्या है, सर्वर्स है, ठीक है। सर्वर्स मतलब कि हम, हमारी एक कोड रिपोजिटरी, हमने कोड वहां पे रखा है, तो सबसे नीचे आती है पहले डेव का, डेव सर्वर,
ठीक है। अभी एक दो तीन कितने भी हो सकते हैं डेव के। डेव सर्वर में कौन काम करेगा? डेवलपर्स अपना कोड लिखेंगे। डन। फिर क्यूए, क्यूए सर्वर में क्या होगा? जो भी डेवलपमेंट की बिल्ड आएगी, ओल्ड वेबसाइट रही होगी हमारी, ठीक है, उसमें हमारी वेबसाइट प्लस फीचर, जो नया फीचर आया, और यहाँ पे क्यूए के क्रेडेंशियल्स बने होंगे। क्लियर है? तो क्यूए यहाँ पे टेस्ट करेगा, क्योंकि डेवलपर्स तो अपना काम करके क्यूए पे भेज देते हैं। जब क्यूए पास कर देगा, तब वो रिग्रेशन सर्वर पे जाएगा। रिग्रेशन सर्वर मतलब कि ये वो सर्वर है जो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे गलतियां कम मिलेंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ से टेस्टिंग करके आ चुके हो। इसमें नया फीचर मिलेगा और पास टेस्ट केस है। तो अगर किसी को डाउट है कि क्या हो रहा है वेबसाइट में, ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तो वो इस रिग्रेशन सर्वर को फॉलो कर सकता है। फिर इसके बाद आता है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोड प्री प्रोड में क्या होता है? यहाँ तक जो डेटा होता है ना, वो कौन बना रहा होता है? वो क्यूए बना रहा होता है, बैठ के अपना डेटा बना रहा होता है। वेबसाइट पे उनका अपना डेटा है। ठीक है। प्री प्रोडक्शन पे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन सर्वर, आप प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन से प्रोडक्शन सर्वर, प्रोडक्शन मतलब लाइव। यहाँ पे कैसा डेटा है? लाइव डेटा है। यहाँ पे एक्चुअल यूजर है, और यहाँ पे जो डेटा है वो कैसा डेटा है? डमी डेटा है। डमी डेटा विथ पास टेस्ट केस, जो टेस्ट केस पास में अच्छे से चल रहे हैं, वो यहाँ पे। हाँ, ठीक है। तो इनके बीच में आता है प्री प्रोडक्शन कि प्री, अब यहाँ पे तो हम टेस्टिंग कर नहीं सकते क्योंकि लाइव सर्वर है। यहाँ पे जो हमने टेस्टिंग की है वो डमी डेटा पे की है। ठीक है। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ना है, एक और प्री प्रोडक्शन सर्वर दिया जाता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? इस डेटा का कुछ डेटा या सारा डेटा उठा के यहाँ पे कॉपी कर लेते हो, कि एक और टेस्ट किया जाए प्री प्रोडक्शन पे, सारी चीजें सही चले, कि अगर हमने अपना जो नया फीचर है प्रोडक्शन पे भेजा और लाइव इन्वायरमेंट में भेज दिया उस डेटा के साथ, जहाँ पे पहले से कुछ डेटा ऑलरेडी काम कर रहा है, तो वो क्या चीजें सही चलेंगी? दैट इज कॉल्ड प्री प्रोडक्शन। ये एक्चुअल में इसका कॉपी होता है। ये यहाँ तक टेस्टिंग के लिए होता है। ये यहाँ पे डेवलपर टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पे क्यूए टेस्टिंग करेंगे, क्यूए नहीं पास कर दिया, रिग्रेशन सर्वर। कि एक हमारे पास स्टेबल सर्वर है, वो क्योंकि ये स्टेबल नहीं रहता है। ये स्टेबल क्यों नहीं रहता है? क्योंकि यहाँ पे डेवलपर अपना कोड भेजते हैं, उन्होंने कुछ कोड भेजा, अपने एंड पे गलत करके भेज दिया, तो ये इन्वायरमेंट फट जाएगा। फट जाएगा मतलब कोड फटना इसको बोलते हैं। ठीक है। कोड फट सकता है, कोई डिफेक्ट आ सकते हैं, बग्स आ सकते हैं, ये सर्वर बैठ सकता है। जब ये सर्वर पे सारी चीजें एक्चुअली पास हो जाएंगी, तब हम रिग्रेशन सर्वर पे भेजेंगे। अब क्लियर आ रहे हैं? अब ये सर्वर एक एक नहीं हो सकते, हो सकता है आपने रिग्रेशन सर्वर भी दो बना रखे हैं, इसका कॉपी करके इसमें भेजा है। रिग्रेशन वन, रिग्रेशन टू, डिपेंड करता है कंपनी साइज का, क्योंकि नए नए सर्वर बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है। कॉस्ट लगती है। क्यूए सर्वर भी एक नहीं हो सकता है दो तीन क्यूए सर्वर हो जिनमें आपस में हो रहा हो। डेव सर्वर भी पता लगा एक नहीं हो, दो तीन हो। ठीक है। बट एक ओवरऑल हायरार्की आपको इस तरीके से मिलेगी। इसके भी। ठीक। ठीक है। नेक्स्ट हम टेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, वापस आते हैं अपने टॉपिक में। टेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, टेस्टिंग की, रिक्वायरमेंट की, टेस्ट केस रिटर्न की, डिफेक्ट की, ये सारा मैनेज होता है। इसमें क्या क्या आते हैं? हमारे टेस्ट प्लान आते हैं, टेस्ट केस रिव्यू प्रोसेस आता है। ठीक है। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में एंट्री आती है, आरटीएम देखी जाती है। ठीक है। और डिफेक्ट ट्रैकिंग भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो ये सारा पार्ट क्या हमारा टेस्ट, तो ये प्रोसेस तो हमें फॉलो करना ही है। क्लियर? नेक्स्ट, डिफेक्ट ट्रैकिंग। अब ये एक नया टॉपिक है। ठीक है। डिफेक्ट ट्रैकिंग मीन्स कि
आपके कोड में, आपके एप्लीकेशन में कुछ एरर है। जब हम कोड में एरर ढूंढते हैं तो हम बेसिकली इसको एरर बोलते हैं, सिंटैक्स एरर या सिमेंटिक्स एरर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब एरर एप्लीकेशन में आती है, कोड में एरर मतलब कि कोडिंग करते समय कोड में कुछ गड़बड़ हो रही है, जब एप्लीकेशन को हम रन कर रहे हैं, जब एक क्यूए रन करता है, तो एरर नहीं बोलता है, वो बग बोलता है, डिफेक्ट बोलता है। अतः बग बोला जाता है कि एप्लीकेशन में बग। बग क्या है? कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड बिहेवियर एक्चुअल बिहेवियर के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम एक वर्ड का यूज करते हैं, डिफेक्ट। Bug is an informal name of defect, which means that software or application is not working as per the requirement. Bug, issue, error, fault और failure, ये सारे वर्ड्स होते हैं। क्लियर? बग इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बग्स का मतलब होता है while testing the application, executing the test case, the test engineer may not get the expected result as per the requirement, उसको हम बोलते हैं बग। क्लियर? बग किस वजह से आता है? रॉन्ग कोडिंग, गलत कोडिंग कर दी, मिसिंग कोडिंग, कुछ कोडिंग का पार्ट मिस है, एक्स्ट्रा कोडिंग, कहीं से कॉपी पेस्ट कोड कर दिया, कुछ टेक्स्ट बॉक्स नहीं आना चाहिए था वो भी आ रहा है, तो वो भी एरर है, एक्स्ट्रा भी नहीं आना चाहिए। क्लियर है? तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है, जैसा रिक्वायरमेंट में है वैसे ही। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। डेवलप द एक्स्ट्रा फीचर विच आर नॉट रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। सपोज we have one application where name field, first name, last name, text box are needed to develop according to the client requirement. अब यहाँ पे किसी ने गलती कर दी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड एंट्री भी डाल दी, तो एक्स्ट्रा कोड लिखा होगा उसने या कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा, तो एक्स्ट्रा कुछ रह गया, तो वो भी एरर है। रॉन्ग कोडिंग और मिसिंग कोडिंग तो समझ में आता है, एक्स्ट्रा कोडिंग भी आपको डिफेक्ट में मिलेगी। आपका जो रिजल्ट है वो मैच करना चाहिए एज इट इज। ठीक है। कुछ टूल्स आते हैं बग रिपोर्ट करने के, तो जिसमें जीरा, बगजिला, रेडमाइन, मेंटिस, बैकलॉग, ज्यादातर जीरा यूज होता है। ठीक है। अब ये ध्यान से समझना, बग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी। ठीक है। थ्योरेटिकल जब हम बात करते हैं, थ्योरी बुक्स में दो चीजें हैं, एक होती है सीवियरिटी, एक होती है प्रायोरिटी। सीवियरिटी मतलब कि बग कितना सीवियर है, सीवियर मतलब इम्पैक्ट, का इम्पैक्ट। ठीक है। प्रायोरिटी मीन्स कि हमें उसको कितनी जल्दी ठीक करना है। इम्पैक्ट उसका चाहे कम है ज्यादा है वो मतलब नहीं है। प्रायोरिटी मतलब कोई डिफेक्ट आया है, मुझे कौन सा पहले सही करना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? सीवियरिटी, बग की सीवियरिटी, कि बग का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। दूसरा प्रायोरिटी, कि उसकी प्रायोरिटी कितनी ज्यादा है। ऐसा हो सकता है कि सीवियरिटी उसकी ज्यादा है बट उसकी प्रायोरिटी कम कर रखी है, ऐसे भी डिफेक्ट होंगे। बट ज्यादातर इंडस्ट्री में जो डिफेक्ट आते हैं उसको में हम सीवियरिटी मेंशन नहीं करते, प्रायोरिटी ही मेंशन करते हैं, कि ज्यादा सीवियर है वो ज्यादा प्रायर है। ठीक है। तो सीवियरिटी लो, माइनर, मेजर, क्रिटिकल, S1, S2, S3, S4 होती है, और प्रायोरिटी P1, P2, P3, P4 होती है। ठीक है। तो डिफेक्ट किस कैटेगरी के होंगे? P1, P2, P3 और P4। अब किसको P1 बोलना है? P1 डिफेक्ट होते हैं आपकी ब्लॉक कैटेगरी, कि वो फंक्शनैलिटी ही ब्लॉक हो गई, वो चल नहीं रही है, आपको पेमेंट करनी थी, पेमेंट ही नहीं हो रही है, तो कैसा डिफेक्ट है वो? P1। सबसे पहले उसको ठीक करना एक डेवलपर का काम है। अगर P1 डिफेक्ट आ गया तो मतलब कि आपने एक डेवलपर को बोल दिया कि भाई ये अब सही होके जाना ही जाना है। P1 का टर्न अराउंड टाइम 24 आवर्स होता है। अगर P1 डिफेक्ट आ गया तो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको 24 आवर्स में ठीक करके दे। ठीक है। अब हमने, अब आपको याद होगा कि हमने टेस्ट केस में भी P1 P2 लिखा था, तो जिस टेस्ट केस के फेल होने पे P1 डिफेक्ट आएगा, ध्यान से समझो, जिस टेस्ट केस के फेल होने पे, अगर वो टेस्ट केस फेल हो गया तो P1 डिफेक्ट रेज होगा,
उन टेस्ट केस की प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी होती है वो P1 होती है, कि वो कितना हायर एंगल पे। जो P1 P2 P3 हमने लिखे थे वो ये थे। अदर टेस्ट केस लिखते थे हमने प्रायोरिटी मेंशन की थी, यस और नो। तो उस टाइम तो हमने सब P1 लिखे थे, लेकिन सारे P1 नहीं होते। P1 कौन होते हैं? ब्लॉक, जिससे वो फंक्शनैलिटी ब्लॉक हो रही है, कि मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है, तो वो ब्लॉक। P2 हाई इंपॉर्टेंस, इमीडिएट ठीक करना होता है P1 को। हाई मतलब कि मेजर फंक्शनैलिटी चल रही है, लेकिन उसमें कुछ मेजर इशू आ रहा है। वो पहले में तो क्या था कि पेमेंट ही होना बंद हो गई, ठीक है। PAYMENT, पेमेंट। P2 बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन है, सपोज QR का ऑप्शन है, ठीक है, और पेटीएम करने का ऑप्शन है। आप डायरेक्टली पेटीएम से भी पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, रुपए कार्ड से पे कर सकते हो। तो पेमेंट तो हो रही है, लेकिन कोई एक पार्टिकुलर टाइप का कार्ड आपका वर्क नहीं कर रहा। ये समझ में आ रहा है कि आपके किसी एक तरह के कार्ड ने काम करना बंद कर दिया, वो इस डेट से पहले के, इस डेट के बाद के कार्ड को लेना बंद कर दिया। तो यहाँ पे किस टाइप का डिफेक्ट आएगा? P2। ये आपका एक इमीडिएट तो नहीं है, क्योंकि फंक्शनैलिटी चल रही है, लेकिन हाई इंपॉर्टेंस डिफेक्ट है। क्लियर? मीडियम P3 डिफेक्ट की मल्टीपल बैंक्स हैं, और मल्टीपल बैंक्स के क्रेडिट कार्ड हैं, सपोज 16-17 बैंक से क्रेडिट कार्ड हैं, और किसी एक बैंक का क्रेडिट कार्ड किसी एक जोन का नहीं चल रहा। क्लियर? दैट इज एग्जांपल ऑफ P3। P4, P4 आर लाइक कॉस्मेटिक डिफेक्ट। तो हम कॉस्मेटिक डिफेक्ट बोलते हैं कि कोई UI में इशू है, कि कोई बटन है आपका जो डार्क ग्रीन में आना चाहिए था, वो लाइट ग्रीन में आ रहा है, उसको डार्क करना है। जब आप इस तरह के डिफेक्ट लॉक करते हो, तो इससे डेवलपर को पता लगता है कि पहला कौन सा डिफेक्ट करना है, दूसरा कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है, चौथी इंपॉर्टेंस किसको देनी है। ये चीज क्लियर हो गई? तो P1 P2 P3 P4 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी बोलते हैं। ये आपको अपने डिफेक्ट में मेंशन करनी होती है। क्लियर? फिर आती है डिफेक्ट लाइफ साइकिल। डिफेक्ट को कैसे लॉक करना है, मैंने आपको जैसे एक बार मैं दिखाता हूँ। इसमें था डिफेक्ट। डिफेक्ट लॉक करने के लिए आपको सीरियल नंबर, डिफेक्ट की आईडी, डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन कि उस डिफेक्ट में क्या हो रहा है, ये मेंशन करना होता है। टेस्ट डेटा, कि आपने डिफेक्ट यूज करते समय किस डेटा का यूज किया था, कौन सा लॉगिन किया था, ठीक है, और कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज किया था। सपोज वो क्रेडिट कार्ड का ले रहे हैं, तो कौन सा क्रेडिट कार्ड का यूज किया था, उस क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, ये सारी डिटेल। कौन से इन्वायरमेंट में किया था आपने, QA में किया है, तो फिर डेप पे इशू आ रहा है, सिर्फ रिग्रेशन सर्वर पे इशू आ रहा है, ब्राउजर पे, सारे ब्राउजर पे आ रहा है, किसी पार्टिकुलर ब्राउजर पे आ रहा है। प्रायोरिटी कैसी है? P1 P2 P3। डिफेक्ट किसने लॉक किया है, ठीक है। बग ट्रैकर, बग ट्रैकिंग किसके पास है वो डिफेक्ट, और स्टेटस। अभी स्टेटस की बात हम करते हैं, क्लोज का मतलब क्या है। डिफेक्ट ट्रैकिंग इसने किया है, बग ट्रैकिंग अभी डिफेक्ट इसके पास है, मैंने चेक किया था, अभी मैंने राहुल को भेज दिया जो डेवलपर है, ठीक है। स्टेटस क्या है डिफेक्ट का? रिजॉल्व हो गया है, ठीक है, ओपन है, तो कुछ स्टेटस होते हैं, ठीक है। स्टेटस क्या होते हैं आपको इस बग की साइकिल में समझ में आया? न्यू स्टेटस, अगर न्यू मैंने कर दिया, इसका मतलब कि अभी ये डिफेक्ट आया है, और मैंने एक डिफेक्ट रिपोर्ट कर दिया, उसका स्टेटस डाल दिया न्यू, तो कभी भी फिल्टर लगेगा, तो अगर न्यू डिफेक्ट, मतलब पता लग जाएगा कि सारे डिफेक्ट नए आए हैं, ठीक है। डेवलपर किसी को असाइन कर देगा, उसका नाम उसने असाइन कर दिया कि ये डेवलपर राहुल डेवलपर को है, और उसका स्टेटस क्या कर दिया, चेंज कर दिया असाइंड, तो असाइंड स्टेटस में चला गया, ठीक है। फिर ओपन, जब राहुल उस डिफेक्ट को
चेक करने की स्टार्ट करेगा तो उसका स्टेटस क्या कर देगा, ओपन, कि मैं इसको देख रहा हूँ। हो सकता है उसको 10 घंटे लग रहे हैं, 20 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, तो उसका स्टेटस ओपन रहेगा, तो उसे पता लग जाएगा कि राहुल उस डिफेक्ट पे काम कर रहा है। जब वो उस डिफेक्ट को सही कर देगा, क्यूए सर्वर पे भेज देगा, तो उसका स्टेटस कर देगा फिक्स्ड, कि इतने डिफेक्ट फिक्स्ड हो गए हैं, ये रेडी टू टेस्ट है, और उसका स्टेटस कर देगा पेंडिंग रीटेस्ट, ये रीटेस्टिंग के लिए पेंडिंग है। फिर क्यूए उसको टेस्ट करेगा, उसका स्टेटस कर देगा रीटेस्ट, ठीक है, रीटेस्ट में वो चेक करेगा, अगर डिफेक्ट सही हो गया तो वेरीफाई करके उसको क्लोज कर देगा, ठीक है, मतलब उसने टेस्ट किया, वेरीफाइड कर दिया कि डिफेक्ट ठीक है, क्लोज कर दिया, कि मतलब पूरा डिफेक्ट आया था, सही किया, पूरी ट्रैकिंग होती है डिफेक्ट की, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट ट्रैकिंग। अगर वो रीटेस्ट कर रहा है और उसने देखा है डिफेक्ट तो फिर भी सही नहीं हुआ, वो फिर से रीओपन कर देगा, ठीक है, और रीओपन करके डेवलपर देखेगा यार क्या हुआ, डुप्लीकेट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ये डिफेक्ट डुप्लीकेट है, एक डिफेक्ट और क्रिएट किया था किसी ने, उसी का डिफेक्ट है, और दूसरे डिफेक्ट की आईडी डाल के इसको डुप्लीकेट कर देगा, और ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज नहीं होगा, डुप्लीकेट ही रहेगा, कि इस डिफेक्ट को इग्नोर कर दो, ये डुप्लीकेट है, ऐसे ही एक डिफेक्ट ऑलरेडी रेज किया है, उस पर कोई काम कर रहा है, रिजेक्ट कर देगा कि भैया ये डिफेक्ट ही नहीं है, तो कोई गलत फहमी हुई है, डिफेक्ट है, रेफर कर देगा कि हम इसको बाद में करेंगे, ठीक है, नॉट ए बग, कि ये फंक्शनैलिटी का पार्ट है, ये बग ही नहीं है, ठीक है? कोई भी रीजन, फिर कंपनी में जो यूज होते होंगे टर्म्स, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो ये एक लाइफ साइकिल रहती है किसकी, डिफेक्ट की। ये चीज क्लियर हो गई। जब भी आप डिफेक्ट लॉक करोगे तो उस पर स्टेटस भी आपको चेंज करना होता है। ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट है कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, और अदर टाइप्स ऑफ टेस्टिंग भी मार्केट में होती है, जैसे हमने अभी बात की थी रिग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, ये फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट, और डेटाबेस एडॉप्ट टेस्टिंग, उनकी डिटेल लिखी हुई है। इसके अलावा भी ये होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स बेसिकली जो मार्केट में यूज होते हैं, ठीक है, तो सिर्फ नेम लिखे हुए हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल, टेस्ट मैनेजमेंट टूल, टेस्ट मैनेजमेंट टूल मतलब टेस्ट केस लिखने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, बग को मैनेज करने के लिए, बग्स भी बहुत सारे आते हैं, ऑटोमेशन के लिए टूल्स यूज होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के लिए, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए, जीयूआई टेस्टिंग के लिए, सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए, तो कुछ टूल्स के मैंने ये नाम दे रखे हैं जो मार्केट में यूज होते हैं। बग के लिए जीरा, बगजीला मैंने बताया था, सेलिनियम ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है, उसके लिए सेलिनियम, इस तरह के टूल्स होते हैं। ये लोड टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं, अपाची लोड मीटर, लोड निंजा, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के लिए लैम्डा टेस्ट, सॉस लेमो, यूनिट टेस्टिंग के लिए डेवलपर यूज करते हैं टेस्ट यूनिट या टेस्ट एनजी, ऑटोमेशन में भी इनका यूज होता है, मोबाइल टेस्टिंग के लिए एपीएम का यूज होता है, ठीक है, तो कुछ जो अब मैनुअल टेस्टिंग से जब आप आगे बढ़ोगे तो इन टूल्स पे भी परफेक्शन धीरे धीरे स्टार्ट करोगे कि इन टूल्स को मैं सीखूं, तो हो सकता है अलग अलग कंपनी में अलग अलग टूल्स यूज होते हैं। तो ये तो फंडामेंटल है, ये टेस्टिंग के फंडामेंटल है कैसे होंगे। इसके अलावा क्या क्या टूल्स यूज होते हैं, कहीं यूज होते हैं कहीं नहीं होते हैं, खुद वो खुद से करते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी क्या रिक्वायरमेंट, ये एड ऑन्स हैं मतलब, और जो टूल्स होते हैं ना, उस टाइप के टूल्स हैं, ठीक है। इसके बाद डिफरेंसेस, इंटरव्यूज में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑटोमेशन मैनुअल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन में, अल्फा बीटा टेस्टिंग में जो हमने पढ़ा है ना, टेस्ट केस टेस्ट सिनेरियोज में, तो ये इंटरव्यूज के लिए बना रखे हैं आपके लिए। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू क्या होता है, ठीक है, एस डी एल सी में क्या डिफरेंस है, डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, तो आपको ये डिफरेंसेस पढ़ने हैं। 13 मॉड्यूल में डिफरेंसेस हैं, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, अभी थ्योरी एग्जाम होता है तो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ इस तरह के एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस नोट्स बने हैं, उसी में से बने हुए हैं, इनको आपको रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, टेस्ट इन्वायरमेंट, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, बग, टेस्ट प्लान क्या होता है, टेस्ट रिपोर्ट मैनेजमेंट, टेस्ट रिपोर्ट टेस्ट मैनेजमेंट को ही बोलते हैं। व्हाट क्वालिटीज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टर शुड हैव, एक सॉफ्टवेयर टेस्टर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग क्या होता है, ठीक है।
नेक्स्ट अजाइल। अजाइल हम बाद में स्टार्ट करेंगे, बाय द मतलब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक्स थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है, टेस्ट केस आपने सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में एजाइल पढ़ेंगे, और थोड़ा सा मैं जीरा का लेआउट आपको सिखाऊंगा कि जो आपने टेस्ट केस लिखे थे मैनुअल में, अगर आपको कभी जीरा पे लिखने हुए उन टेस्ट केस जीरा पे, और बग लॉक करने हुए तो कैसे आप करोगे। एक वॉक थ्रू पहले एजाइल का देखेंगे कि ये जो सारा काम होता है, जो हमने कहा कि काम होता है, वो कैसे होता है, क्या फंडामेंटल है उसके, एजाइल को समझेंगे। क्लियर है। वो नेक्स्ट उसमें करेंगे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है।